हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के विषय में समझेंगे, जिसमें कुछ तथ्य व बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। अतः जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। स्वशासन के पश्चात राजभाषा की आवश्यकता होती है। प्रायः राजभाषा ही स्वशासन आने के पश्चात राजभाषा बन जाती है। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, किंतु अहिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने का प्रबल विरोध हुआ था। यही वजह थी कि संविधान सभा में राजभाषा के प्रश्न पर बहस के दौरान, जो कि 11 सितंबर 1949 ईस्वी से 14 सितंबर 1949 ईस्वी तक हुई थी, उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया था। किंतु संविधान सभा के भीतर और बाहर हिंदी के विपुल समर्थन को देखकर संविधान सभा की नियम समिति ने हिंदी के पक्ष में अपना निर्णय दिया। यह निर्णय हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया और 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। भाग 17 में कुल 4 अध्याय हैं यथा, जिसमें पहला है संघ की राजभाषा, जो कि अनुच्छेद 343 से लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 तक में वर्णित की गई है। दूसरा बिंदु है प्रादेशिक भाषाएं, ये अनुच्छेद 345 से 347 के अंतर्गत रखी गई हैं। और तीसरा बिंदु है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 से लेकर 349 और विशेष निर्देश अनुच्छेद 350 से 351 तक में समाहित किए गए हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि उपरोक्त के अलावा अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 29, 30, 120 व 210 आदि भी भाषा के बारे में ही वर्णित करते हैं। संघ की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि यानी स्क्रिप्ट देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि संविधान के लागू होने की तिथि अर्थात 26 जनवरी 1950 से हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि अनुच्छेद 343 के खंड 2 में यह प्रोविज़न किया गया था कि इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। यद्यपि राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। यह प्रावधान अहिंदी भाषी क्षेत्रों से यानी जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती थी के विरोध तथा प्रशासन की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए किया गया था। साथ ही संसद को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि को 1965 से आगे भी बढ़ा सकती है।
संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। इस प्रकार अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती थीं। तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन करके यह उपबंध किया गया कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त करने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, एक संकल्प रिसोल्यूशन पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उनकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। इस प्रकार अब अंग्रेजी संघ की सह राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का एक भी अहिंदी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे तो वह सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। राजभाषा आयोग के विषय में हम समझेंगे, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए। यहाँ उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में श्री बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट सौंपी दिया था। अनुच्छेद 344 के खंड 2 के अनुसार आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को कुछ अग्रलिखित संबंधों में सिफारिश करें, जैसे संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन किया जाए। और तीसरा बिंदु इन्होंने सिफारिश किया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तथा संघ की तथा राज्य के अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में सिफारिश की। संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के विषय में तथा संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के विषय में और संघ की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे। इस प्रकार इन्होंने बीजी खेर की अध्यक्षता में ये सिफारिशें की गईं। आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने में भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति तथा लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायोचित दावों एवं हितों का समुचित ध्यान रखेगा। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज अनुच्छेद 344 के खंड 4 के तहत एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इसमें लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के
10 सदस्यों को शामिल किया जाता है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। संसदीय समिति का यह कर्तव्य है कि वह राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करे। राष्ट्रपति ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिए यथोचित निर्देश भी दे सकेगा। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत की अध्यक्षता में किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। पंत समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। क्या आप जानते हैं, शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे कि हिंदी को यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन संविधान के तहत आधिकारिक रूप से उसे ऐसा कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा अपने एक निर्णय में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की कोई औपचारिक अधिसूचना उपलब्ध न होने की बात का उल्लेख किए जाने के बाद अब भारत सरकार ने भी संसद में स्वीकार किया है कि संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान ही नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। यहाँ पे ये तथ्य बिल्कुल ध्यान देने योग्य है कि हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत। स्थायी राजभाषा आयोग, परमानेंट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। प्रथम राजभाषा आयोग ने शब्दावली के विकास के लिए 2 स्थायी आयोगों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इन स्थायी आयोगों की स्थापना 1961 में की गई और समय समय पर इसका पुनर्गठन भी हुआ। 1976 में राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया गया और दूसरा आयोग अर्थात वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग अब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेस। प्रादेशिक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है। राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 345 में दिया गया है। अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी प्रादेशिक राजभाषा स्वयं चुनने का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। परंतु जब तक राज्य विधानमंडल किसी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार नहीं करता है, तब तक शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि संघ की राजभाषा हिंदी इस समय 9 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की भी राजभाषा है। इनके अतिरिक्त हिंदी भाषी राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, अंडमान निकोबार की सरकारों ने हिंदी को दूसरी राजभाषा घोषित कर रखा है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। पत्रादि की राजभाषा यानी पत्राचार की जो राजभाषा होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा 2 राज्यों के मध्य पत्रादि संव्यवहार किस भाषा में किया जाएगा, इसके बारे में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 346 में दिया गया है। इसके अनुसार संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही एक राज्य
और दूसरे राज्य या संघ और राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा होगी, परंतु दो या अधिक राज्य आपस में करार करके राजभाषा हिंदी को पत्रादि की भाषा स्वीकार कर सकते हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग संघ के शासकीय प्रयोजनों हेतु अनुज्ञात है। राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देश, इसके अंतर्गत देखेंगे अनुच्छेद 347 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग अपने द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता प्रदान कराना चाहती है, तो वह निर्देश दे सकता है कि उस भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या किसी एक भाग में शासकीय मान्यता दी जाए। इस प्रकार यह उपबंध है कि किसी राज्य की जनता को अपनी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा दिलाने का अधिकार प्रदान करता है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा, लैंग्वेजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों तथा अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है। इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तथा दूसरा बिंदु है, संसद व राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत विधेयकों या प्रस्तावित संशोधनों और इनके द्वारा पारित सभी अधिनियमों, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेशों तथा संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। किंतु किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा का अथवा उस राज्य की शासकीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष के भीतर उक्त प्रयोजनों के लिए किसी अन्य भाषा का उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होगी और राष्ट्रपति ऐसी अनुमति अनुच्छेद 344 के तहत गठित राजभाषा आयोग और संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर ही देगा। ये अनुच्छेद 349 के अंतर्गत समाहित किया गया है। अगला बिंदु है विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स। व्यथा निवारण के लिए भाषा, लैंग्वेजेज फॉर रीडर्स ऑफ ग्रीवेंसेस, अनुच्छेद 350 एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक या अनागरिक, अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में आवेदन दे सकता है। अतः किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। मातृभाषा में शिक्षा, एजुकेशन इन मदर टंग, अनुच्छेद 350 का या 350 ए के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों, माइनॉरिटी ग्रुप्स के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य और उसके स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त माइनॉरिटी कमिश्नर, लैंग्विस्टिक्स माइनॉरिटी कमिश्नर संविधान के अनुच्छेद 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयुक्त नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान भी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, उसके अंडर में कार्य करता है। उसका प्रमुख कर्तव्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षोपायों यानी रक्षा उपयोगी उपायों सेफगार्ड से संबंधित विषयों का अन्वेषण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन या रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति इन प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखवाता है और संबंधित राज्य सरकारों को वो भिजवाता है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की सामासिक संस्कृति यानी मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके साथ ही संघ का यह भी कर्तव्य है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त अन्य भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रूप, पद और शैली को अपनाते हुए तथा शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। भाषा संबंधी अन्य उपबंध संविधान में भाषा विषयक उपबंध भाग 17 के अतिरिक्त अनुसूची 8 तथा अनुच्छेद 29, 30, 120 व 210 में भी दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं जैसे 8वीं अनुसूची। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी संघ की सहायक राजभाषा मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा है, किंतु 8वीं अनुसूची के तहत शामिल नहीं है। इस प्रकार प्रमुख प्रादेशिक राजस्थानी व भोजपुरी को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। भाषा, लिपि आदि का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एटसेट्रा अनुच्छेद 29 के तहत भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। साथ ही यह प्रावधान भी किया गया है कि राज्य द्वारा पोषित या सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अनुच्छेद 30 के तहत धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य द्वारा धर्म या भाषा के आधार पर कोई विभेद
नहीं किया जाएगा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में समझेंगे। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति जैसी उस समय स्थिति हो, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति जैसी उस समय वहाँ स्थिति हो विधानसभा में, तो वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तो 15 वर्ष की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी में शब्दों का लोप किया जा सकेगा। ये अनुच्छेद 210 में वर्णित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी यानी भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो ये अनुच्छेद 350 ख के तहत की जाती है। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 350 बी के तहत। हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश या डायरेक्शन देता है? अनुच्छेद 351। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी मान्य राजकीय भाषाएं शामिल की गई हैं? तो इसमें अब कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। इम्पॉर्टेंट है, संविधान के मूल पाठ में 8वीं अनुसूची के तहत कुल कितनी भाषाओं को रखा गया था, तो उस समय 14 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत रखा गया है? ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, सिंधी भाषा को। 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये भाषाओं से संबंधित है 92वां संविधान संशोधन। बोडो, संथाली, डोगरी तथा मैथिली को किस संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा शामिल किया गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को कब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं 2003 में जोड़ी गईं? ये बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली सन 2003 में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। ये 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली। BSDM बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली। इम्पॉर्टेंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो ये भाषा थी सिंधी भाषा। भारत के किस राज्य में उर्दू को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर है, जहां उर्दू को राजभाषा का दर्जा मिला था। भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद 29 के तहत अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान किया गया है, आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम अब महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में समझेंगे,
जिसमें पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17, 22 या 20? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या वर्तमान में 22 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन भाषा जोड़ी गई है? संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या कोंकणी? तो ये जोड़ी गई है सिंधी भाषा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन बी सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है क्या? सामान्य बहुमत से कम 2/3 बहुमत से या कम 3/4 बहुमत से या संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सामान्य बहुमत से भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो इसमें विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य बहुमत से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, उत्तर प्रदेश ने या उत्तराखंड ने? तो ये किया है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को अपने राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। किसने? उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या डोगरी? तो ये सम्मिलित नहीं है, विकल्प सी, राजस्थानी। संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक सम्मिलित नहीं है कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा। बाकी गुजराती, कश्मीरी और डोगरी ये 22 भाषाओं में स्थान बना चुकी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या फिर संथाली? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, संथाली भाषा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाने वाली भाषा है जो सन 2003 में जोड़ी गई, संथाली भाषा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं? बंगाली भाषा को या गुजराती भाषा को अथवा मराठी भाषा को अथवा तेलुगु भाषा को? तो प्रश्नानुसार इसमें बंगाली भाषा को सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, जो कि संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषा है। कौन सी? बंगाली भाषा, जिसको प्रश्न में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगाली भाषा। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी या कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली अथवा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी या फिर ऑप्शन डी, नेपाली, कोंकणी, असमिया? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली,
कोंकणी और मणिपुरी NKM, नेपाली कोंकणी मणिपुरी NKM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं सूची में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? 1950 में KM मुंशी की अध्यक्षता में, या फिर 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में, अथवा 1960 में MC छागला की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग या प्रथम राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 के तहत किया गया। तो इसकी अध्यक्षता की थी किसने? BG खेर ने, और ये 1955 में ये आयोग का गठन हुआ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349 में या अनुच्छेद 350 में, अथवा अनुच्छेद 350 का में, या अनुच्छेद 351 के अंतर्गत? किसमें? तो प्रश्न संख्या 11 ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A के अंतर्गत। प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 350 का, आर्टिकल 350A के अंतर्गत। ये उपरोक्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स हैं जिसका आप मिलान कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप एवं आपके मित्रों तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।